गौतम जी, आपने बताया कि सियर का सही मायने क्या है, अर्थ क्या है, और हिंदी में, संस्कृत में उसको किस तरह से समझा जा सकता है। मगर एक सियर का आर्ट से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो और अगर संबंध देखना है तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति नहीं जिसका किसी और चीज़ से संबंध ना हो। आकाश, पत्ती, हवा, धरती, व्यक्ति, सबका एक दूसरे से संबंध है। लेकिन ये संबंध बहुत इंट्रिंसिक है, आंतरिक और आत्यंतिक है। और भारतीय वैदिक काल में जितनी भी ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, कला, विज्ञान, जो कुछ भी, सबको सीयर्स ने ही रचा है। गणित भी, फिजिक्स भी, नाट्यशास्त्र भी, वेद भी, एस्ट्रोनॉमी भी, सब कुछ ऋषि और मुनि उन लोगों ने रचा है। ये तुम जानते हैं। जी ऋषि और मुनि के अलावा किसी ने नहीं रचा है। जी इसका मतलब ऋषि का ही तो संबंध है ना। कला, साहित्य, सिनेमा और विज्ञान, दर्शन। हम लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि जो ऋषि होगा वो सिर्फ फिलोसॉफी की बात करेगा। जी अगर हम लोगों ने ऋषि शब्द के सम्यक अर्थ को समझ गए हैं तो ये समझ सकते हैं कि वो एक जो विजनरी है वो ऋषि है, जिसके पास विजन है। तो जिसके पास विजन है वही तो रचना करेगा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए विजन है। तो जिसके पास विजन नहीं है, जो ऋषि नहीं है, वो कलाकर्म क्यों करने गया है? तो सबसे पहले तो कि आइडिया होता है, इसको आपको कम्युनिकेट करना है ना। आइडिया को हम लोगों के पास ले जाते हैं और फिर उसको कलात्मक ढंग से ले जाते हैं। तो आइडिया का मतलब वहाँ पर ऋषि है, और उसको जब हम कला माध्यम से व्यक्त करते हैं तभी वही ऋषि कलाकार हो जा रहा है। और ऐसे कलाकार को ही वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में भरत कहते थे। अच्छा। भरत जो है एक एक्रोस्टिक वर्ड है, जिसको हमारे यहाँ निरुक्ति शास्त्र में शीर्षणा शब्द कहा गया है। शीर्षणा शब्द उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक शब्द नाम लगता है, जबकि उसके जो सारे अक्षर हैं वो एब्रिविएट करते हैं किसी बड़े मतलब को। जैसे भरत है तो भ र त, भ जो होता है वो इंगित करता है भाव को, र जो है वो रंग को, और त ताल को। जो व्यक्ति उस ज़माने में भाव, रंग और ताल में निष्णात होता था उसको भरत कहते थे। ओह। हाँ। और इसको हमारे यहाँ एक्रोनिम है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम होता है वैसे ही एक्रोनिम होता है, उसी से एब्रीविएशन बना है। तो जैसे भैरव है, भ र व, तो जो भरण, रवन और वमन करता है उसको भैरव कहते हैं। भैरव कोई नाम नहीं है, शिव कोई नाम नहीं है। जो सुंदर है वो शिव है। वाह। शंकर कोई नाम नहीं है, शम करोति इति शंकर। जो हमारे आवेगों को, इम्पल्सेस को का शमन करता है वो शंकर है। सब शब्द हमारे यहाँ जो भी बनाए गए हैं वो निरुक्तिगत अपने शब्द की व्याख्या करते हैं। तो अगर ऋषि या मुनि कलाकर्म नहीं कर रहा है तो जो कर रहा है, जो ऋषि मुनि नहीं है, वो कलाकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई विजन नहीं है। ऐसे भी कोई होते हैं कलाकार जो कलाकर्म नहीं कर रहे? कलाकार तो कलाकर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। अगर कोई कवि है तो कविता लिखेगा, कविता लिखने की वृत्ति के कारण ही तो वो कवि है, तो उसका स्वभाव हो जाता है। लिखते लिखते आदत बन जाती है और हैबिट को सेकंड नेचर कहा गया है। तो ऋषियों ने जैसे सभी विषयों के ऊपर उन्होंने अपनी दृष्टि बताई। आपने कहा कि विज्ञान भी, आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी आर्ट, साइंस, फिलोसफी और कुछ भी, जितने और भी कुछ हमारे भी। यहाँ विषय हैं अध्ययन के, विद्या के, ज्ञान के, सभी में भारतीय ऋषि मुनियों ने ही लिखा है, रचा है, बताया है। उनका ऑब्जर्वेशन इतना बड़ा है कि वो दूरगामी या दीर्घकालिक भी नहीं है।
वो सार्वकालिक है, वाह। क्योंकि ऋषि जो है वो खुद ही टाइमलेस होता है। बॉडी टाइम में है ना, लेकिन जो ऋषि हुआ वो तो कालातीत हुआ, समयातीत हुआ। इससे वो जो भी रचना करेगा वो हर कालखंड में प्रासंगिक होगा। इसे भरतनाट्य शास्त्र जैसे है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, किसी भी काल में होगा, हमेशा वही प्रासंगिक होगा। और जैसे हम लोग सूखा पर लिखते हैं कोई कविता या कहानी, सूखा खत्म तो वो खत्म, बाढ़ खत्म तो बाढ़ पर लिखी गई रचना का महत्व खत्म। लेकिन ऑब्जर्वेशन इतना ज़्यादा होता है उनमें, ऋषियों में, कि वो उसमें सारे समय को वो अपने अंदर अंतर्निहित कर लेता है। तो समय अतीत होता है, कालातीत होता है, इसलिए ऐसी रचनाओं को कालजयी कहते हैं। तो आज भी इंजीनियर ऋषि हैं, डॉक्टर ऋषि हैं, और विज्ञान से संबंधित जितने भी आपके मैथमेटिशियन ऋषि हैं, राइटर इन ए ऋषि सेंस, हैं क्या? इन ए सेंस, एक प्रकार से जैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स का जो वर्ल्ड आया, क्वांटम फिजिक्स मतलब मैं नहीं समझती क्या है। असल में प्रकृति के रहस्य को सब लोग जानना चाहते हैं। तो जो अपने भीतर जाके जानना चाहता है वो ऋषि है, जो बाहर से जानना चाहता है वो विज्ञानी है। तो जो बाहर से जानना चाहता है वो पश्चिमी विज्ञानी है, भारतीय नहीं। भारतीय विज्ञानी भी भीतर से जानना चाहते हैं, इसलिए ऋषि हैं। पश्चिम ये मानता है कि जो कुछ हम बाहर देखते हैं, बाहर जो कुछ भी घट रहा है, ऐन्द्रिक स्तर पर जिसको हम देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उसी के ज़रिए हम प्रकृति के रहस्य को भी समझ सकते हैं। ऋषि मुनियों का कहना है, भारतीय ऋषियों का कहना है कि हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि फिर वही बॉडी आ जा रहा है, वर्ल्ड आ जा रहा है। तो पहले तो माइंड, फिर बॉडी, फिर वर्ल्ड। तो माइंड, बॉडी, वर्ल्ड, ये जो ट्रीपार्टाइट आइडिया है, यही उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। वो माइंड के पीछे हैं। माइंड का मतलब ही हो गया ब्रेन, बॉडी। जब वो बॉडी से ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि बॉडी के साथ ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो सत्य है, जो निराकार है, जो निर्गुण है। तो वो वहाँ से प्रकृति के रहस्य को समझ ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने समझने के बाद जो कुछ भी लिख दिया, उसको पश्चिम के विज्ञानी आज भी सत्यापित करने में लगे हुए हैं, है ना। तो जो पश्चिम के विज्ञानी हैं, उनके लिए जो बाहर का वर्ल्ड है, जो उनके लिए इम्पीरिकली एग्जिस्ट करता है, ऐन्द्रिक स्तर पर एग्जिस्ट करता है, उसी में वो उसको देखना चाहते हैं जो ऋषि मुनियों ने बताया है। ठीक है। तो उसमें हमारे यहाँ जो फिज़िक्स स्टार्ट हुआ था वो एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ था। जो ग्रीक स्टोइक्स थे, सोक्रेटिस थे, एपिक्टेटस थे, सेनेका थे, है ना। उसके बाद इन लोगों की चीज़ों को, स्पेशली सोक्रेटिस की चीज़ों को जिन्होंने लिखा शिष्य के तौर पर, वो प्लेटो है। अब प्लेटो को आगे बढ़ाया एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल की पहली जो किताब आई थी उसका नाम है फिजिक्स। अब वो एरिस्टोटल के बाद जब चलता चला गया, दुनिया आगे बढ़ी, तो एक ख़ास तरह की चीज़ आई जिसमें मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया और ग्रेविटी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, जिसमें न्यूटन का नाम आता है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। न्यूटन से पहले लॉ ऑफ मोशन, हाँ, तो न्यूटन से पहले जो लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स का, उन्होंने गति का नियम पहले दिया था। उसमें ग्रेविटी वाला पोर्शन जुड़ा न्यूटन से, है ना। तो उस पूरे फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। अच्छा। न्यूटन के बाद एक बड़ी घटना हुई जिसमें लाइट इंक्लूड किया गया, लाइट की स्पीड। तो वहाँ से आइंस्टाइन आया और क्लासिकल फिजिक्स का एरा ख़त्म माना गया। और उन्होंने कहा कि हम लोग इस विशाल नेचर के रहस्य को समझ सकते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से। तो जब उसमें वो फेल किए तो दूसरे तरह के विज्ञानी आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्मता के थ्रू चले। तो इसको क्वांटम कहा गया, क्वांटम फिजिक्स कहा गया। क्लासिकल फिजिक्स, फिर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, फिर थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब वो सूक्ष्मता से अध्ययन करने लगे, उसमें भी वो फेल कर गए। जैसे आप कल्पना करिए कि आप एक फूल के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं और आप कैमरे को ऊपर करते ही चले जा रहे हैं। तो फूल के बाद वो पूरा पौधा आया, फिर वो जगह आई जहाँ वो पौधा रोपा गया है, फिर बाग आया, फिर शहर आया, फिर देश आया, महाद्वीप आया और फिर खो गया।
हम जब बड़े आकार में गए आइंस्टाइन की तरह से, तो वो हम लोग नहीं समझ पाए। अब आप वापस लौटिए, पूरे विश्व ब्रह्मांड से आते आते आप फिर फूल पर आए। अब आप सूक्ष्मता में जा रहे हैं, फूल के अंदर जा रहे हैं, उसके परागकण से होते हुए उसके भीतर वो भी इतना विशाल है कि वो खो गए। तो क्वांटम भी फेल कर गया और ग्रेविटी भी फेल कर गया। फिर नया नियम लोग बनाया क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, दोनों को मिला के करें तो भी नहीं जान पाए अभी तक प्रकृति के रहस्य को। लॉज ऑफ नेचर जो उन लोगों ने जाना था, जिसको आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, वो अभी भी स्टैंड कर रहा है। फर्स्ट लॉ, हमारे ऋषियों ने ये सारी बातें, प्रकृति का रहस्य क्या है, पहले लिख दिया। उदाहरण के तौर पर उनका ऑब्जर्वेशन जो भी था, सीयर मानी दृष्टि, यानी विजन नहीं, ऑब्जर्वेशन। हम लोग ये जानते हैं कि जो डार्विनियन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन का, उसमें ये जानते हैं कि सबसे पहले समुद्र है। समुद्र हम लोग देख रहे हैं, समुद्र से जो है वो वनस्पति आया, कवक वनस्पति, और वनस्पतियों से एक कोशिकीय प्राणी आया, फिर बहुकोशिकीय प्राणी आया, फिर रेप्टाइल आया, सरीसृप वर्ग, फिर स्तनधारी मैमली आया, फिर मैमलिया के बाद होमो सेपियंस आया, फिर हम लोग इंसान बने। इंडियन थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी ये नहीं कहती है, वो कहती है कि हमारे यहाँ 5 कोश हैं, स्टैंडर्ड्स, स्केल्स, ठीक है, 5 स्टेटस हैं हमारे क्रिएशन के, जिसको कोश या शीट कहा गया है। पहला को कहा गया अन्नमय कोश। इस पूरी पृथ्वी में पहले अन्न है, पूरी पृथ्वी में अन्न आया अपने साथ। अन्न के में प्राण आया। जैसे हम लोग खेतों में जाते हैं तो केचुए देखते हैं ना, इसको मैंने अपने एक फिल्म में दिखाया भी है कि एक घास पर, जब बहुत हरी भरी घास है, मिट्टी बहुत नम है सब, उसको हमने जानबूझ के एक पत्थर रख दिया। 1 महीने बाद या 6 महीने बाद जब हटाया पत्थर, हम लोग बचपन में खेलते भी थे इसको, तो देखा कि वहाँ की घास जो है मर गई है और सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने से क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, मिट्टी सूख गया है, सब कुछ, लेकिन वहाँ बहुत सारे कीड़े अपने आप पैदा हो गए, केचुआ वगैरह आ गया है। तो कहाँ से आया, उसका पिता कहाँ है, इसे जन्म हुआ। ये हमारे इंडियन थ्योरी ऑफ क्रिएशन को सत्यापित करता है। तो पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, तो पहले उसके बाद प्राण आया संसार में। अन्न में प्राण नहीं है, अन्न में प्राण है, फिर किसी और अर्थ में आप कह रहे हैं। अभी हम बहुत स्थूल अर्थ पर बात कर रहे हैं, है ना, जो कि जिसको पश्चिमी विज्ञानी ताकि समझ सके। तो पहले अन्न आया, अन्न के बीच में प्राण आया, मूवमेंट देखा गया कि केचुआ है, खेतों में ही पाया जाता है, और भी और चीज़ है। उसके बाद मनोमय कोश आया, उस प्राण में मन आया। तो इसमें ये नहीं आया कि मनुष्य आया, हालांकि मन से ही मानस बनता है, इससे मनुष्य का शब्द बना है। तो मनोमय कोश के बाद आया विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट, बुद्धि, और उसके बाद कोश अगला है आनंदमय कोश। तो ये जो श्रेणी बनाई गई है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की, इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग इस तरह से आए हैं और हमें अपने जीवन का ध्येय ये रखना है कि हम आनंद में जाएं, न कि मर के फिर से अन्न में समा जाएं, है ना। हमें जला दिया जाता है, दफन किया जाता है, तो हम हमारे जीवन का इस्तेमाल ऐसे करना है कि हम फिर अन्न में नीचे ना उतरें, एसेंड करें। और एसेंड आनंद तभी मिलेगा जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से आगे जाएंगे, माइंड, बॉडी, ब्रेन छोड़ चुके होंगे, यानी अन्न छोड़ चुके होंगे, प्राण को भी कंट्रोल कर चुके होंगे, मन को भी, बुद्धि को भी, तब आनंद में जाएंगे ना। और जब आनंद में रहेंगे तो हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे, तब वो इटर्नल है, तब वो अमरता है, अमृत है, वो मृत नहीं है। ये इंडियन थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, जहाँ पर डेथ नहीं है और जहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं और ये देखी जा सकती है एम्पिरिकली। So actually we are talking of seer, how seer is an artist, and ultimately how any artist या साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट जब सीयर होता है तो किसी नतीजे पे पहुंचता है। हाँ। जब सीयर नहीं होता है तो वो उसी तरह से वर्षों तक, तो वो अन्नमय में ही रहता है या प्राणमय में भी बल्कि रहता वो है। फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा। जैसे आप अगर साइंस में देखिए तो साइंस को लिमिटेड कहा है। साइंस को लिमिटेड इसलिए कहा गया है, विज्ञान को, क्योंकि उसमें आप कोई एक आदमी आएगा उसमें कुछ और जोड़ देगा, इस सेंस में उसको लिमिटेड कहा गया है। जैसे कोपरनिकस ने कहा कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है,
कुछ समय बाद एक और आदमी आया गैलीलियो, उसने कहा नहीं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है। कोई और विज्ञानी आया उसके बाद, बोला कि नहीं, ब्लैक होल एक जगह है जहाँ इतनी ग्रेविटी की लाइट पास ही नहीं कर सकता है वहाँ से। तो आप हमेशा जोड़ते ही जाएंगे, ऐड करेंगे, इसलिए वो ज्ञान लिमिटेड है। लेकिन जो भारतीय ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, वो इस अर्थ में कि उसमें आप कुछ और नहीं जोड़ेंगे। जो सत्य वैदिक ऋषियों ने अटेंड किया वही बुद्ध ने किया, वही कबीर ने किया, वही विवेकानंद ने किया। सत्य वही है, बार बार आपको खाली अटेंड करना पड़ता है। ये कोई नया सत्य आज तक नहीं दे पाया है कि नहीं ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर पाया है। वहाँ पर यह है कि नहीं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। बदला ना? ये दो एटीट्यूड्स हैं। मैं जो कह रहा था कि साइंटिस्ट भी इस अर्थ में सीयर हैं, क्योंकि वो अपने काम को एक निष्ठा से कर रहे होते हैं, एकाग्रता से कर रहे होते हैं, उस अर्थ में ऋषि हैं। लेकिन ऋषि अर्थ में ऋषि नहीं है। ऋषि अर्थ में ऋषि नहीं, ऋषि अर्थ में वही होगा जो सबसे पहले ऋषि मानस जिसके पास होगा। और ऋषि मानस को हमारे यहाँ कला के का जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि पहले हम ऋषि मानस को उपलब्ध करें, फिर नाट्यशास्त्र को पढ़ने जाएं। दिस इज़ हर्मेनेटिक्स, हाउ टू रीड एन एंशिएंट टेक्स्ट और हाउ टू रीड और डिसाइफर द मीनिंग ऑफ नाट्यशास्त्र। उसमें कहा गया है कि जिसके पास श्रुति, स्मृति और धृति हो, वो ऋषि मानस है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जानेंगे हम अगले सेशन में। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ऋषि मानस होना चाहिए, तब आप रचना कर सकते हैं, रच सकते हैं, रचना कर सकते हैं जो कालातीत समयातीत होगा, टाइमलेस होगा। और उसका उद्देश्य, हर चीज़ का उद्देश्य आनंदमय कोश में पहुंचना है। सो एट द एंड ऑफ it all comes down back to philosophy, that art is for philosophy. इसीलिए जिसको पीएचडी की डिग्री मिलती है उसमें फिलोसॉफी लिखा रहता है जी, है ना। और एट द एंड जो आपने सेंटेंस कहा, ये एंडलेस है, ये बिगिनिंगलेसली है, इसलिए एंडलेसली है, इसका अंत नहीं है। ठीक है गौतम जी, इसलिए श्रृंखला भी आगे चलती चली जा रही है ऐसी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आप कुछ नई बातों पर क्या कहते हैं, बातें तो वही रहती है, जैसा कि मैंने कहा, सत्य तो वही होता है, इंटरप्रिटेशंस नए होते हैं, भाषा बदल जाती है। जैसे बुद्ध की भाषा अलग है, कबीर की भाषा अलग है तो वही सत्य है। नहीं, पर आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी जो प्रश्न है मेरे मन में, मैं अगले बार फिर आपसे बात करूँगी। बिल्कुल।